नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में दमदार तेजी देखने को मिल रही है और इस तेजी में वेल्थ क्रिएशन का अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो हम आपके लिए शो लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे लाइफ हाई पर मुनाफे की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और एक बार फिर से बाजार में दमदार तेजी, बाजार नए कीर्तिमान बना रहे हैं और ये हर एक निवेशक के लिए बहुत ही खास पल होते हैं जब बाजार का प्रदर्शन बेहद ही खास रहता है। इस बार की जो तेजी है बाजार की, फिरोज, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ इसमें क्या खास है। निफ्टी 50 21,000 के बेहद करीब, सेंसेक्स हम देख रहे हैं 70,000 के बेहद करीब, बैंक निफ्टी तो 47,000 के पार निकल ही गया है। क्या खास समझे इन आंकड़ों से? नमस्कार स्वाति जी। जैसे आपने कहा, ये बहुत हसीन पल होते हैं एक इन्वेस्टर की जिंदगी में कि अपना पोर्टफोलियो अच्छा देखते हैं। स्पेशली अगर 2 साल की कुछ बढ़त ना मिली हो, जैसे 2 अक्टूबर 21 में निफ्टी 18,500 पे थी और अक्टूबर 2023 में भी 18,850 पे 26 अक्टूबर की जो एक्सपायरी का डेट था। तो घूम फिर के 2 साल में मार्केट वहीं की वहीं आ गई थी 2 सालों में। तो ये जो रैली आई है उससे एक रिलीफ मिला है, क्योंकि अब 20,000 21,000 टच कर रहे हैं दोस काइंड ऑफ लेवल्स। सो अगर हम देखें 2 साल से 2.5 साल से जो कॉर्पोरेट की जो कमाई है, इसीलिए तो मार्केट की एक वैल्यू है, क्योंकि वो कंपनियां जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कुछ पैसे कमा रही है और कारोबार कर रही है। उनकी जो कमाई थी कोविड के साल में 530 रुपए थी, अगले साल हो गई 777 रुपीज। एक निफ्टी की कमाई की बात कर रहा हूं। एक निफ्टी को अगर हम एक शेयर माने 50 कंपनियों का एक प्लेटर को, तो पहले थी 530, फिर हो गई 777, फिर हो गई 820, इस साल 843 होने की उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं, 50 कंपनियां जो निफ्टी के अंदर हैं, उसकी जो वेटेड एवरेज कमाई है वो कितनी बड़ी है, 530 से 940 पे इस साल 3 सालों में। और अगले साल का जो अंदेशा है हमारा 1075 का है। तो अगर कमाई बढ़ेगी तो वैल्यूज बढ़ेगी। बट 2 साल से, क्योंकि ग्लोबल इतने कठिन समय था, ग्लोबली महंगाई का दौर था, ब्याज दरें बढ़ गई थी, तो हम भी उसमें लपेटे में आ गए थे। बट आई थिंक आफ्टर द स्टेट इलेक्शंस वो जो एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है, और बहुत अच्छी बात है। और ब्रॉडर मार्केट इस साल, जैसे हमने जनवरी में स्मॉल कैप पे बाई कॉल दिया था, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसकी भी 20-25% की आउट परफॉर्मेंस रही है स्मॉल कैप की निफ्टी के मुकाबले। तो इंसानों के जो पोर्टफोलियो हैं वो और भी बेहतरीन लग रहे हैं निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी तो गई है 15% 17% इस साल, बट आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स ऑलमोस्ट 40% ऊपर चली गई हैं स्मॉल कैप की बात करें तो। बिल्कुल, क्योंकि आपने स्मॉल कैप का ही जिक्र किया। पिछले कुछ समय में हमने देखा है मिड कैप, स्मॉल कैप ने भी निवेशकों को काफी ज्यादा माला माल किया है। एक शानदार रैली हमने इन दोनों स्पेस में भी देखने को मिली है। तो अभी आगे क्या? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ महीनों के रिटर्न की बात करें तो डेफिनेटली स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया या मिड कैप इंडेक्स हो गया, उससे डेफिनेटली निफ्टी 50 को तो आउट परफॉर्म किया ही है। तो आने वाले टाइम में कैसा ट्रेंड देख सकते हैं फिरोज? ये स्वाति जी, देखिए, जो सबसे बड़ी एक प्रश्न चिन्ह था कि गवर्नेंस मार्केट को बदलाव पसंद नहीं होता। जैसे पहले 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस में तब्दील हुई तो मार्केट ने बहुत खराब रिएक्ट किया। वापस जब मनमोहन सिंह जी वापस इलेक्ट हो गए तो 2009 मई में, तो मार्केट ने बहुत रिजॉइस किया, क्योंकि कोई भी बदलाव कैपिटल मार्केट्स को अच्छा नहीं लगता। तो ये जो स्टेट इलेक्शंस की वजह से कैपिटल मार्केट्स में एक थोड़ी संभावना बढ़ गई कि गवर्नेंस कंटिन्यू होगा और दूसरी पार्टी नहीं आएंगी एज अ ग्रुप, उसकी वजह से मार्केट की रैली आई है, पॉइंट 1। अगर आज की मैं रैली देखूं स्मॉल कैप मिड कैप्स में, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप में एफआई का रुझान बहुत बड़ा है। और अगर ये जनरल इलेक्शन की जैसे जैसे हम करीब जाते हैं और गवर्नेंस की कंटिन्यूटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो एफआई स्मॉल कैप में बहुत पैसे डालेंगे, पॉइंट 1। तो ये जो स्मॉल कैप की रैली है वो खत्म नहीं हुई। स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले मेरे हिसाब से बहुत कम संभावना है। माना कि वैल्यूएशंस पॉकेट्स में बहुत ज्यादा है। थोड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी एनएससी 500 जो 500 कंपनियां हैं, उसमें से 160 कंपनियां 50 पीई से भी ज्यादा है।
वैल्यूएशन हर जगह सस्ती नहीं है, थोड़ी जगह सस्ती है। तो पॉइंट वन मैं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप मिड कैप में लिक्विडिटी कंटिन्यू रहेगी। हमारी एक टीम है जो ग्राउंड पे काम करती है फाइंड आउट करने के लिए कि स्मॉल कैप में नवंबर में कितने पैसे आए। फॉर एग्जाम्पल पूरी स्कीमों को मिला के हमारा अंदाजा है कि 4,000 से 5,000 करोड़ स्मॉल कैप में आया है। ऑफ कोर्स एम्फी ऑफिशियल आंकड़ा निकालेंगी 10 तारीख तक, बट हमारा ये आंकड़ा है कि 4,000 से 5,000 करोड़ स्मॉल कैप में लास्ट मंथ भी आया है। और वो जो जब तक कि लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं होती, अंडर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का कम प्रोबेबल है। तो आई थिंक स्मॉल कैप में बने रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स। बिल्कुल। लेकिन इस बार की जो हमने तेजी देखी है बाजार में, या हम अगर एक पॉजिटिव माहौल बाजार में देख पा रहे हैं फिरोज, वो सिर्फ एक फैक्टर के चलते नहीं है, ये चौतरफा फैक्टर है, एक ऑल राउंडर परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से हम बाजार में भी एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं, एक अच्छा हमने उमंग देखा, उत्साह देखा है। और मैं आपसे इनफैक्ट समझना चाहती हूँ कि ये बाजार के जो बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम या इकोनॉमी के जो बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से बाजार में भी एक अच्छा हम उछाल देख रहे हैं, तो वो हाइलाइट्स क्या होंगी? ये स्वाति जी देखिए, जब इकोनॉमी की बात आती है तो हमें एक 6 या 7 चीजें देखते हैं, और उसमें अगर 6 आइटम ग्रीन होते हैं या 5 आइटम ग्रीन होते हैं तो आपको लगता है कि भाई इकोनॉमी से एक टेलविंड मिलेगी, पुश मिलेगा। तो पॉइंट मेरा ये कहना है कि जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7.6% की जीडीपी का ग्रोथ आया है क्वार्टर में, पॉइंट वन सितंबर क्वार्टर में। पूरे साल की 6.4% की जो जीडीपी है वो होने की संभावना है। उसमें इंडस्ट्रियल्स सेक्टर की 13% की ग्रोथ आई है, तो जीडीपी इज अ टिक मार्क। सेकंड, जीएसटी कलेक्शन एक बैरोमीटर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है। 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है लास्ट मंथ, वो भी बहुत अच्छा है। दैट्स पॉइंट टू। फिर अगर आप देखते हैं आईआईपी का डेटा, उसमें भी बढ़त बहुत अच्छी आई है, 11.9% की आई है, क्लोज टू। दैट्स अ ग्रेट थिंग। फिर अगर आप देखते हैं फिस्कल प्रूडेंस, गवर्नमेंट अपने पैसे में से कितना खर्च कर रही है। 7 महीने में ज्यादातर गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट 73% यूज कर लेती है, लॉन्ग टर्म एवरेज है। इस साल सिर्फ 45% ही यूज हुआ है। मतलब अगले 5 महीने में, 7 महीने छोड़ के बाकी 5 महीनों में बहुत खर्च करने के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास। ये ज्यादातर एवरेज 75% खर्च कर चुके होते हैं 7 महीने के बाद। ये तो फिजिकल सिर्फ 45% खर्च किया है। तो अगली 4-5 महीने की जो इकोनॉमिक पुश गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से मिलेगी, वो भी बहुत अच्छा है। फ्लोज की बात करूं मैं, तो एफआई की लास्ट मंथ की फ्लोज और डोमेस्टिक की लास्ट मंथ की फ्लोज को दोनों को जोड़ के ऑलमोस्ट $4 बिलियन आया लास्ट मंथ। तो पॉइंट इज, दीज आर द 5-6 फैक्टर्स इंक्लूडिंग अर्निंग्स। ये सब एक टेलविंड दे रहे हैं, पुश दे रहे हैं मार्केट को। और आई थिंक मार्केट में उतार चढ़ाव चलता है, 5-10% की करेक्शन मार्केट का स्वभाव है। उसमें अगर इन्वेस्टर परेशान हो जाएगा तो इक्विटी मार्केट का लुफ्त नहीं उठा पाएगा, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसा फिरोज ने बताया, जीडीपी के आंकड़े हो गए, जीएसटी कलेक्शन हो गया, जो कि डेफिनेटली अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट सेल्स के बड़े संकेत माने जाते हैं कि वहाँ पर ऑल इज़ वेल, वो बताया। इनफैक्ट महंगाई और ब्याज दरें ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं, क्योंकि हमने अक्टूबर में देखा कि महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा सब्सटैंशियली गिरी। एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि खाने पीने की जो महंगाई थी, फूड इन्फ्लेशन, उसमें हमने नरमी देखी। क्रूड के स्थिर दाम से भी महंगाई काबू में हमें जाती हुई नजर आई। क्या इससे समझे अब आने वाले टाइम में? और अब क्योंकि हम बिल्कुल एक और क्रेडिट पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बार लोगों का अगेन ये मानना है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट उनका मानना है कि शायद अभी भी दर स्थिर रहने का ही अनुमान है। यस स्वाति जी, आपने सही चीज याद दिलाई। मैं महंगाई पर बोलना तो भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बेसिकली एक इंडिविजुअल के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इकोनॉमी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4.87 की इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, 4 to 6 की रेंज कंफर्टेबल मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से ये इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि मॉनसून एक बहुत पैचेस में आया है, इवन रेनफॉल नहीं हुआ है, तो आई थिंक इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा वापस रहता ही है। ऑफ कोर्स वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से 1-2 महीने से इन्फ्लेशन ज्यादा थी, बट वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो इतने स्टिकी नहीं होते, वो नीचे आ जाते हैं, काबू में आ जाते हैं।
तो इसीलिए महंगाई कम हुई है। बट आई थिंक ये मुकाम नहीं आया है कि आरबीआई रेट वापस घटा दे, क्योंकि घटाने के बाद वापस पॉलिसी स्टांस चेंज करके वापस बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखती है। तो बहुत कॉशन से वो अगर स्टेबल रखें तो बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक मई 2022 से काफी बढ़त हुई है रेपो रेट में और रिवर्स रेपो में। बट अगर आप देखें कि इन्वेस्टरों का पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि 10 ईयर जो जीसेक है, 10 ईयर गवर्नमेंट की जो यील्ड है वो इतनी नहीं बढ़ी है, 30 पैसा बढ़ी है, बट रिपो रेट रिवर्स रेपो 2.5 पौने 3% बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक महंगाई बढ़ेगी नहीं तो भी थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ सकती है, स्पाइक्स आ सकते हैं। महंगाई एक बहुत वॉलेटाइल नंबर है, तो इसीलिए ब्याज दरों कम होने की उम्मीद तो नहीं है एक दो और पॉलिसी मीटिंग्स के बाद। बिल्कुल। और फिरोज, जो एक बहुत बड़ा हमने बाजार में जो जोश देखा वो खास तौर पर अभी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद हमने बाजार में एक बहुत एक यूफोरिया का माहौल देखा है। और अभी तो बस शुरुआत है, कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो बाजार और चुनाव ये कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में? स्वाति जी, बाजार और चुनाव में बहुत बड़ा कोरिलेशन है। ऑफ कोर्स इंडिया जैसी कंट्री को रोकना बहुत मुश्किल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट चलाएगी। आई थिंक इंडिया की स्टोरी अच्छी चलनी चाहिए, बट आई थिंक एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एक बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सेम गवर्नमेंट को थर्ड टर्म मिलता है तो एक कंसिस्टेंसी होती है पॉलिसी मेकिंग में, और एक लीडरशिप की समझ होती है एक कैपिटल मार्केट, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर को। तो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि मार्केट्स एंड इलेक्शंस हैव अ कोरिलेशन। मार्केट और इलेक्शन का अगर हम कोरिलेशन 5 जनरल इलेक्शन से देखें, जो हमने 6 महीने पहले भी देखा था, क्योंकि हमें एनालिसिस करने में, एक निर्णय करने में आसानी हो जाती है हमारे क्लाइंटों के लिए। तो 5 जनरल इलेक्शन में मिनिमम रिटर्न 1 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड में 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक सिर्फ 1 साल तक भी निवेश करे कोई तो 10% की मिनिमम रिटर्न आई थी, एवरेज 16 की आई थी। तो इलेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी का सैंपल, जैसे आपने कहा कि विधानसभा की जो इलेक्शंस हुए उसमें अगर ये ट्रेलर ऐसा हो सकता है तो मूवी कैसी हो सकती है। अगर आपने 80-85% पैसा डेट में रखा है और इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो आपको अपने एसेट एलोकेशन को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करके 50% मिनिमम इक्विटी में रखना जरूरी है, वरना ये ट्रेन छूट भी सकती है। और अगर समझो कि 10-15% गिर जाती है इलेक्शन के बाद, ऊपर जरूर आ जाएगी। ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे 8000 की निफ्टी कोविड में गई थी तो उसके बाद वापस दिखाया ही नहीं उसने, जिंदगी भर शायद ना दिखाए। तो जो आदमी 6000 निफ्टी की वेट कर रहा था तब, जैसे कि हमारे 1-2 क्लाइंट थे जो कह रहे थे कि निफ्टी 6000 जाएगी तब मैं निवेश करूंगा, 8000 की निफ्टी पे भी निवेश नहीं किया, तो वो तो हमेशा के लिए छूट गए। अब 21000 पे कहां से लाएंगे पैसा। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट के बाद थोड़ी, इलेक्शन के बाद थोड़ी 10-15% की गिरावट भी आती है तो उसको संभाल लें तो ऊपर तो वापस आ ही जाती है, बट ऊपर जाती है तो नीचे नहीं आती। सो आई थिंक इंडिया की जो एसेट एलोकेशन है बहुत गड़बड़ाई हुई है। डेट में 10%, इक्विटी में 10-15% ज्यादा नहीं है इंडियन हाउस होल्ड्स का, उसको बदलाना हम सबका कर्तव्य है। और स्वाति जी, आप बखूबी ये निभा रही हैं अपना कर्तव्य हाईलाइट करके इंडियन हाउस होल्ड्स को। अभी जो जवाब हर कोई जानना चाहता है, अगले साल तक अगर हम माने, आपने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए निवेशकों को, पर ब्रेक पर जाने से पहले एक और कमेंट, बाजार से पैसा कमाने का भी सही समय है? ये स्वाति जी बिल्कुल सही समय है। 10 से 15% की कंपाउंडेड रिटर्न अगर इंसान को मिल जाए तो एफडी से पोस्ट टैक्स में 2-3 गुना मिल ही रहा है। सो क्या ये साल भी, अगर हम दिसंबर को छोड़ दें, 1 जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक, क्या मेरी उम्मीद है कि अगर अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव किया जाए तो 10 से 15% की कंपाउंडेड रिटर्न मिल जाएगी? द आंसर इज यस। लोग एफडीओ में 6% से खुश हैं, बट इक्विटी मार्केट से 25% की उम्मीद करते हैं, तो ये तो वाजबी बात नहीं हुई। सो अगर उम्मीदें ठीक है और कितना कमाना है उसकी एक्सपेक्टेशन फेयर है तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपकी उम्मीद है कि मेरे पैसे डालते ही 20-25% की कंपाउंडेड रिटर्न चालू हो जानी चाहिए, तो मायूसी निश्चित है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ एक ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद अब तेजी में मुनाफे की स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जानी चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।
तो बाजार के हाई में मुनाफे की स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं फिरोज अजीज से हमारे साथ है डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ से। फिरोज, इस बाजार के परफॉर्मेंस में, उसके प्रदर्शन में खास तौर पर कौन से सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, वेटेज के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 35% है निफ्टी का, और उसने प्रदर्शन भी अच्छा दिया है क्योंकि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो काफी स्टेबल रही है, उतार चढ़ाव से इतना उनको नुकसान नहीं हुआ है। ग्लोबली बैंकिंग बैंक डूबी भी, क्योंकि जो मार्क टू मार्केट लॉसेस थे, ब्याज दरें ऊपर जाने का, तो ग्लोबली बैंक संभाल नहीं पाई। इंडियन बैंक्स की जो सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। दो कारण से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वजन भी रखता है निफ्टी में, और उसका प्रदर्शन भी ठीक था क्योंकि उनकी बैलेंस शीट्स रीजनेबली अच्छी थी। ऑफ कोर्स एनबीएफसी पे आरबीआई ने थोड़ी टिप्पणी की इन टर्म्स ऑफ रिस्क, और आरबीआई हमेशा थोड़ी आगे रहती है, विजन अच्छा है। तो जब भी कोई रिस्क होती है उसको मिटिगेट करने की पूरी कोशिश में डट जाते हैं 2-3 साल पहले से। जैसे अब इस बार अनसिक्योर्ड लोन पे उन्होंने कहा था कि भाई रिस्क वेट बढ़ाओ, ताकि आप इतने इजीली अनसिक्योर्ड लोन्स ना दें। तो बैंकिंग सिस्टम, एंड आई थिंक बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल, दैट्स पॉइंट वन। अब अगर हम देखें आईटी एक बहुत वॉलेटाइल सेक्टर रहा है। जून क्वार्टर में हमने बुलिश स्टांस दी थी, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर वापस सितंबर क्वार्टर में अंडर परफॉर्म करने लग गया। बट आई थिंक आईटी की जो एक स्ट्रक्चरल बुल रन आएगी, अगर जो यूरोप की जो स्लो डाउन हो चुकी है आईटी की स्पेंडिंग से, वो वापस रिकवरी की उम्मीद है। आई थिंक रूपी डेप्रिसिएशन से उनको फायदा होता है। तो पॉइंट ये मैं करना चाहूंगा कि आईटी एक 2-3 साल के लिए अच्छा सेक्टर है। निफ्टी आईटी 3-4% से आउट परफॉर्म कर सकती है साल दर साल। फिर रहता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, बट मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है फार्मास्यूटिकल्स में। तो हम जेनरिक से इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक उसमें जो हमारा टैलेंट है वो अगर प्रदर्शन हो गया, तो जेनरिक से अगर हमने इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी की अगले 4-5-10 सालों में, तो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल बुल रन फार्मा में आ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर स्टॉक के इन्वेस्टर से बहुत डिफरेंट होता है। उनको अगर एक सेक्टर कॉल रखना है तो 3-4 साल तक वो सेक्टर चले, वैसा ही सेक्टर चुन सकते हैं, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर तो आज डालते हैं, 3 महीने बाद स्टॉक को बेच भी देते हैं। बट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर अगर 2-3 साल तक की स्ट्रक्चरल बुल रन आए, तब जाके उसके सेक्टर की कोई एडवाइस की मतलब है या कोई सजेशन की मतलब है। इसलिए मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस फार्मा और आईटी में आ सकते बिल्कुल। और अब बाजार की तेजी में मुनाफे की स्ट्रैटेजी अभी निवेशकों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब हर किसी को ये सोचने और समझने का वक्त मिलता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो के साथ करना क्या है या कुछ नहीं करना है, तो सही स्ट्रैटेजी क्या रहे? मेरे हिसाब से बहुत ये जैसे आपने कहा स्वाति जी, ऐसे मौके बहुत अच्छा सोचने पे मजबूर करना चाहिए आपको। एक एक्सटर्नल फैक्टर आपको एक अलाइन करने का, अपने पोर्टफोलियो को सिंपल बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। मैंने किसी से मुलाकात की, उनके पास ऑलमोस्ट 22 स्टॉक थे स्मॉल कैप। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास 22 स्टॉक स्टैक करने की क्षमता है, 22 अर्निंग्स कॉल क्वार्टरली आप अटेंड कर सकते हैं। जब सीईओ बोलते हैं तो आप क्या उनके 1 घंटे की अर्निंग्स कॉल सुनते हैं? बोलते कभी नहीं सुनी। तो 22 पोर्टफोलियो है, जब जब पेंडुलम इस तरफ स्विंग करता है और अच्छी रिटर्न बन रही है, तब उसको निकाल के आप एक फंड में चले जाएं। तो एक अपने पोर्टफोलियो को सिंपल बनाएं। कैसे एक पोर्टफोलियो आपसे दिन के 5 मिनट से ज्यादा ना कंज्यूम करे, फिर भी आपको 14-15% दे, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। जो सिंपलिस्टिक मैनेजमेंट के साथ अगर आपको 14-15% दे सके, दैट्स पॉइंट वन। सो क्लीन करें, और ऊपर वाले की दया से अगर बहुत अच्छे चल गए स्टॉक्स तो इसका भरपूर फायदा लें और अलाइन कर लें म्यूचुअल फंड में। दैट्स वन सजेशन। पॉइंट टू, एसेट एलोकेशन पे तवज्जो दें। अगर आप इलेक्शन ईयर के पहले, आप अगर आपकी एसेट एलोकेशन 20 से 25% है ओवरऑल एसेट्स पे, ईपीएफ पीपीएफ सब मिला मिलू के अगर आपके 20 से 25% से कम है इक्विटी में, तो इससे बड़ी गलती आपकी महंगाई को मात देने की क्षमता आपकी ना के बराबर हो जाएगी अगर आप इसको 50% पे नहीं लाएंगे, अनलेस आपके पास 5 साल का वक्त हो। अगर आपके पास वक्त ही ना हो तो बिल्कुल सही है एसेट एलोकेशन, 25 इक्विटी 75 डेट। बट जब मैं मिलता हूं लोगों से, तो काफी सारे लोग हैं जो 25 से भी कम इक्विटी लेके बैठे हैं इंडिया में। तो वो एक सेकंड मिस्टेक आपको करेक्ट करनी है, एंड आई थिंक ये मौका आपको वापस नहीं मिलेगा करेक्ट करने का। एज लॉन्ग एज 5 years इज व्हाट यू हैव, you will beat an FD hands down.
और आपकी नजर में अभी फायदेमंद कैटेगरीज कौन सी हैं? मेरे हिसाब से फायदेमंद कैटेगरी, अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप का ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुके हैं, तो कॉन्ट्रा एंड डिविडेंड यील्ड में ये जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज फ्लेक्सी कैप से चालू कर लें। फ्लेक्सी कैप इज अ ग्रेट कैटेगरी, उसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी है, स्मॉल कैप और मिड कैप का थोड़ा सा तड़का भी है। सो आई थिंक इफ यू, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, अभी भी आप सोच ही रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप से चालू कर ले। अगर ये 4 कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है तो इसमें से कोई मिसिंग है तो उसको शामिल कर लें। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं है तो भी आप आज भी शामिल कर सकते हैं HDFC फ्लेक्स स्मॉल कैप। अगर ये चारों हैं तो डिविडेंड यील्ड एंड कॉन्ट्रा कुड बी 2 अदर स्कीम्स, ICICI डिविडेंड यील्ड फंड और SBI कॉन्ट्रा। इनको आज भी शामिल कर सकते हैं, पहली बुक 4 स्कीम्स अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो में आ चुकी हो तो। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल फिरोज, बाजार अभी एक हाई माहौल में है, हाई मूड माहौल में है। समय ऐसा भी आता है क्योंकि बाजार की तो चाल बदलती रहती है, सिक्लिकल है बाजार, कभी लो पर भी रहते हैं। तो क्या आपके निवेश को ये इम्पैक्ट करना चाहिए कि क्या बाजार के मूड के साथ निवेशकों का मूड भी बदलना चाहिए या उनकी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए? तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोई ऐसा निवेशक जो कि अभी निवेश करना चाहे, कोई ऐसा निवेशक जो गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहे, या ऐसा निवेशक जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लंबी अवधि के निवेश को जारी रखना चाहता है, क्या इन तीनों ही निवेशक में की स्ट्रैटेजी में कुछ अलग रहता है? अगर वो ट्रेडर नहीं है और वो अपने आप को निवेशक कहते हैं तो उनका मूड बदलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? अगर मैं आपको लास्ट 1.5-2 साल को डिस्क्राइब करूं तो समझ में आ जाएगा कितनी उतार चढ़ाव हो सकती है। अगर आपका मूड उस पर निर्भर करेंगे तो चैन की नींद सो ही नहीं पाएंगे। अगर आप निवेशक हैं तो आपका मूड नहीं बदलना चाहिए। आप अगर ट्रेडर हैं तो जरूर आपको बिन पेंदे की लोटे की तरह, अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट हो जाना चाहिए। और एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक ही डायरेक्शन नहीं रह सकते अगर आप ट्रेडर हैं। सो अगर इन्वेस्टर को देखें, अब 2 साल देख लीजिए। 2021 में जैसे मैंने कहा था कि 18,500 थी, तो उसके 3 महीने बाद 15,800 हो गई फरवरी 2022 में। फिर वापस अप्रैल 2022 में जब HDFC ट्विंस का मर्जर की बात हुई, वापस 18,000 पे आ गई। फिर वापस जून में 15,200 हो गई, फिर वापस 18,000 हुई। तो अगर आज आप देख लें अक्टूबर 26 इस साल, जो 45 दिन भी नहीं हुए, 40 दिन हुए, 18,850 थी, आज 20,800 है। अगर किसी ने रणनीति बदला दी होती मूड माहौल को देख के कि इक्विटी बेच दो, 18,850 पे पहुंच गई है मार्केट गिरते गिरते, तो वो तो पूरी रैली मिस कर देते। तो अगर आप निवेशक अपने आप को कहते हैं तो आपके मूड को बहुत स्टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्वाति जी आपने कहा कि मार्केट हर साल 15%, 14.3% की गिरावट दिखाती है, ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक हर साल 22 सालों में एवरेज 14.3% की फॉल है। तो आप निवेश करने के बाद अगर इस 14.3 से सरप्राइज होंगे तो आप निवेशक अब नहीं बन सकते, क्योंकि डेटा देखें 14% तो गिरनी एवरेज गिरी है। उसमें तो मैंने कोविड का साल काउंट नहीं किया। 2008 जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जो बड़े बड़े साल थे गिरावट के, उसको हटाने के बाद 14% की फॉल, 14.3 की एवरेज फॉल है बाकी 20 सालों की। तो मार्केट का ये स्वभाव है, तो इसको एम्ब्रेस करें, इसका फायदा लें। अगर आप SIP कर रहे हैं तो और बेहतरीन, उतार चढ़ाव की वजह से और अच्छा हो जाता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके हित में काम करने लग जाती है। बिल्कुल। और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आपका लंबी अवधि का अगर कोई भी निवेश है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाजार के हाईज या लोज से। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, और इसको बखूबी समझाया फिरोज ने। बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।